स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम एजुकेशन एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्सेशन 2 में क्या होता है कि हमें थियरी पूछी जाती है, सम भी पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हमें थियरी ही पूछी जाती है। एंड ये जो टैक्सेशन की थियरी ऐसी है कि हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, तो ही हम इसकी थियरी जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी थियरी जो है वो नहीं लिख सकते। तो आज यहाँ पर ये जो टैक्सेशन है उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम देख लेते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनीज एंड टैक्स प्लानिंग। तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमें सम भी पूछे जाते हैं एंड थियरी भी पूछी जाती है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम यहाँ पर इसकी जो बेसिक थियरी है वो हम देखने वाले हैं कि अगर हमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या क्या पॉइंट इसमें से डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने पहले ही राइट डाउन करके रख लिए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो वो है व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या होती है ये हम देखेंगे। आगे है व्हाट डज कंपनी इंक्लूड्स। 3 नंबर का पॉइंट है वाई कंपनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टैक्सेशन। 4 नंबर है टाइप्स ऑफ अ कंपनीज। 5 नंबर है व्हाट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। 6 नंबर है वाई रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट। 7 नंबर है व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग एंड 8 नंबर है हाउ डज कंपनीज प्लानिंग टैक्स। ओके, तो इतने जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना भी नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सम आपको नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है व्हाट इज़ कंपनी, वो हम देख लेते हैं। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हमें बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के एक्ट के अंडर कोई भी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसका मतलब होता है कि कंपनी। ओके, अब इसको हम और भी आसान शब्दों में समझते हैं तो ये जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो एक लॉ के अंडर ही क्रिएट होती है। ओके, कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है, तो बिजनेस करना होता है। तो ये कंपनी जो है वो बिजनेस करती है, प्लस में इसका जो मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करती है। एंड इसी वजह से जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने कंपनी के लिए अलग ही रूल्स क्रिएट किए हैं। ओके, तो ये होती है हमारी कंपनी। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है व्हाट डज कंपनी इंक्लूड्स, कंपनी क्या क्या इंक्लूड्स करती है या फिर कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी इंक्लूड्स एंड उसमें फर्स्ट है इंडियन कंपनी। ओके, कंपनी के कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसके जो टाइप्स है कंपनी के वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कंपनी में होता है इंडियन कंपनी, सेकंड हो गई फॉरेन कंपनी, 3 नंबर की है कॉरपोरेट बॉडी एंड फोर्थ जो है वो है एंड एनी इंस्टीट्यूशन हु पेज टैक्स। ओके, तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जो टैक्स पे करता है वो भी एक कंपनी ही होती है। ओके, तो ये कंपनी में ही इंक्लूड हो जाता है। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है व्हाट डज कंपनी इंक्लूड्स, तो इसका आंसर ये रहा। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट वाई कंपनी इज इम्पोर्टेंट फॉर टैक्सेशन। यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि कंपनी का जो टैक्सेशन होता है वो अलग होता है। वो क्यों अलग होता है, क्योंकि जनरली कंपनी की जो इनकम होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है। ओके, कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उसमें हायरार्की होती है एंड इसी वजह से हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
एंड सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट को क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये जो कंपनी है वो एक मेजर टैक्स सोर्स होती है कि जिसके पास से वो मेजर टैक्स जो है वो ले सकती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ पर है वाई कंपनी इज इम्पोर्टेंट फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए कंपनी क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले कि जनरली जो कंपनी की इनकम होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, इसीलिए। सेकंड जो है वो है कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट के लिए मेजर टैक्स सोर्स होती है, इसीलिए भी कंपनी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर टैक्सेशन। ओके, एंड इसीलिए ही कंपनी का क्लासिफिकेशन, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंपनी का टैक्स प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये थे इतने इम्पोर्टेंस की कंपनी क्यों इम्पोर्टेंट है टैक्सेशन के लिए। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ अ कंपनीज। तो ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर ही हम एग्जाम में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ अ कंपनीज क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स जो है वो हमें दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड यहाँ पर है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन हमें दिए गए। बट सबसे पहले जो कंपनी के टाइप होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कंपनी के जो जितने भी टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ अ कंपनीज। ओके, टाइप्स ऑफ अ कंपनीज, तो इसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्रोल एंड यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओके, तो ये 2 टाइप्स है। इसमें अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस के ऊपर हम बात करें तो उसमें होता है पब्लिक सेक्टर होता है एंड दूसरा जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो ये 2 जो पार्ट है वो तो आपको पता ही होगा कि हमारी कुछ कंपनी जो होती है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है एंड दूसरी जो कंपनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती है। अब यहाँ पर ये जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन एम क्या होता है? तो अगर आप मान लीजिए कि कोई भी कंपनी जो है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो उसका मेन एम क्या होगा? एम यानी कि पर्पस। तो इसका मेन पर्पस क्या होगा? तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसका मेन पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर का, पब्लिक वेलफेयर का एंड प्लस उसकी जो सर्विस होती है वो भी इसका एम होता है। ओके, तो पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या होता है? तो एक तो पब्लिक वेलफेयर हो गया एंड दूसरा कि पब्लिक को सर्विस मिलनी चाहिए, तो इसीलिए पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विस जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है उसका मेन एम होता है। सेकंड जो है प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर कोई है तो उसका मेन एम क्या होगा? तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है उसका मेन एम यही होगा कि प्रॉफिट अर्निंग। ओके, प्रॉफिट अर्न करना ही उसका मेन पर्पस होता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का पर्पस हो गया। तो आगे हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है उसमें पहले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ओके, तो वो जो कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेकंड जो है गवर्नमेंट हैज़ अ मेजोरिटी ऑफ अ शेयर्स, यानी कि कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे उसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। एंड 3 जो है वो इसके एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की कंपनी की बात करें तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है LIC, सेकंड जो है वो है ONGC एंड लास्ट जो है वो है सेल। ओके, तो ये 3 कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी हम बोल सकते हैं एंड ये तीनों कंपनी जो है उस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है। अब इसी तरह से हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है उसका कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। सेकंड जो है गवर्नमेंट हैज़ नो रोल, तो गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल होता है, ना के बराबर रोल होता है, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। एंड तीसरा है यहाँ पर उसके एग्जांपल्स, तो कौन कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो टाटा कंपनी है वो इसमें आ गई। सेकंड की हम बात करें तो वो हो गई रिलायंस एंड 3 नंबर की जो कंपनी है उसकी हम बात करें तो वो हो गई इन्फोसिस।
ओके, तो ये जो 3 कंपनीज़ है वो हम एज़ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़। ओके, तो यहाँ पर इतनी जो कंपनीज़ है वो होती है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्रोल इसका 2 पार्ट होते हैं एंड यही पार्ट हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब सेकंड पार्ट हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ ओनरशिप एंड अब हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अ ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वह है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थ्री जो है वन पर्सन कंपनी, फोर्थ जो है वो है गवर्नमेंट कंपनी एंड फिफ्थ जो है वो है फॉरेन कंपनी। तो इस तरीके से ये 5 में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ ओनरशिप। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ अ कंपनीज। इतने टाइप्स की जो कंपनी है वो होती है। तो यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ अ कंपनीज है वो हमने देख लिया है एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हमें यहाँ पर बुक में ऑलरेडी बताया गया है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है सेकंड नंबर का पॉइंट एंड 3 नंबर का पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 2013 होता क्या है एंड इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सके। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 5 नंबर का पॉइंट, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो इसके पहले का जो टैक्सेशन था हमारा एमकॉम सेम 3 में, उसमें क्या था कि हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर तो हमने पढ़ा ही है, बट वो कौन सा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर एन एसएससी। ओके, तो इसका चैप्टर जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कंपनीज का है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या होता है एंड उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो इसमें हमें समझना रहेगा। तो हमारा 5 नंबर का पॉइंट क्या है, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। ओके, कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो क्या होता है। तो ये जो टैक्सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। जैसे कि इसके पहला का जो टैक्सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एसएससी जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। ओके, तो ये हमें बाइफर्केट करना था। अब यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना रहेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी यानी कि कोई भी कंपनी इंडिया की है या फिर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। ओके, तो ये हमें यहाँ पर बाइफर्केट करना रहेगा। तो इसका मेन मीनिंग जो है वो यही होता है कि कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। ओके, एंड यही स्टेटस जो है वो डिसाइड करता है कि कंपनी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, एंड अगर जो कंपनी है वो रेसिडेंट होगी तो उसका टैक्सेबल इनकम जो है वो अलग होगा एंड अगर कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अलग होगी। अब आगे है यहाँ पर 6 नंबर का पॉइंट जो है वाई रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। ओके, तो अगर एक बार हमने चेक कर लिया कि कंपनी जो है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट, क्योंकि कंपनी का जो स्टेटस होता है वही डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों पे। कौन कौन सी चीज़ पे, तो पहला तो है प्लेस ऑफ अ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड सेकंड जो है वो है इंडिया में डिसीजन मेकिंग होती है या फिर नहीं होती है। तो इसीलिए जो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस है वो इम्पोर्टेंट है। आगे है 7 नंबर का पॉइंट, व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग। ओके, टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो इसके पहले जो हमने टैक्सेशन पढ़ा है टैक्स प्लानिंग, तो उसमें भी होता था कि हमें किस तरीके से जो टैक्स प्लानिंग है वो करनी चाहिए जिससे हमें कम से कम टैक्स जो है वो पे करना पड़े। अब अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी को किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे हमें टैक्स जो है वो कम से कम पे करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितने भी रेसिडेंट कंपनी है, ओके, जितनी भी रेसिडेंट कंपनी है उसकी इनकम वर्ल्ड वाइड यानी कि देश के किसी भी कोने में से अगर उनकी इनकम हो रही है तो वो सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। एंड अगर कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया से जितनी भी इनकम अकर हुई है वही इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगी।
तो यहाँ पर भी जो हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी था, उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो अगर कोई कंपनी जो है उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम होती है तो वो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, एंड कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की जितनी भी इनकम है वही टैक्सेबल होगी। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ही जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करता है, एंड इसीलिए ही जो टैक्स प्लानिंग एंड रेसिडेंशियल स्टेटस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनीज एंड टैक्स प्लानिंग। अब यहाँ पर ये जो टैक्स प्लानिंग है, यहाँ पर चैप्टर का हमारा जो हेडिंग है उस पर से ही पता चलता है टैक्स प्लानिंग हमें यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से हमें सम भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें 7 नंबर का पॉइंट दिया है कॉर्पोरेट टैक्स एंड मार्जिनल रिलीफ, तो इसके ऊपर भी हमें सम पूछे जाते हैं, एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तो इसके ऊपर से भी सम पूछे जाते हैं। तो आगे हम यहाँ पर इसकी जितने भी सम है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, एंड इसकी जो थियरी है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम भी पूछा जाता है एंड थियरी भी पूछी जाती है। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सम एंड थियरी दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हमें फुल मार्क्स अचीव करने हैं टैक्सेशन में तो हमें सम भी रेडी करने होंगे, एंड साथ ही साथ हमें थियरीज भी जो है वो रेडी करनी पड़ेगी। एंड अगर आपका सेम अभी ही शुरू हुआ है तो आप स्टार्टिंग में से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्या होगा कि कोई भी बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है एंड ये भी बाकी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपके सेमेस्टर के एंड में आपको पूरा सिलेबस जो है वो आता होगा, एंड आप आसानी से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर कि हमारे चैनल पर एमकॉम सेम 4 के कई सारे वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, एंड सारे वीडियोस जो है वो फ्री में अवेलेबल है, कोई भी मेंबरशिप नहीं है। तो मेक श्योर कि आप आज से ही पढ़ना शुरू करिएगा। जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो सारे वीडियोस आप पहले चेकआउट करिएगा, एंड बाकी के जितने भी वीडियोस बाकी है वो 1 बाय 1 हमारे चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो यहाँ पर है 8 नंबर का पॉइंट, हाउ डज कंपनीज प्लानिंग टैक्स। ओके, तो जैसे कि हमने इसके पहले के सेमेस्टर में पढ़ा था कि कोई भी एसएससी होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है तो वो अपना टैक्स प्लानिंग करता है। ओके, तो इस तरीके से जो कंपनी होती है वो भी अपना टैक्स जो है वो प्लान करती है, एंड वो किस तरीके से प्लान करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी के एक्ट जो होते हैं, यहाँ पर हमें दिया है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज के एक्ट जो है वो कुछ लॉ बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। तो लॉ के जो रूल्स है वो फॉलो करने के बाद जो मिनिमम पॉसिबल टैक्स जो है वो पे करती है कंपनी, एंड उसी का मतलब होता है टैक्स प्लानिंग। ओके, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी रूल्स बनाए होंगे या फिर जितने भी लॉ बनाए होंगे तो वो सारे लॉ एंड रूल्स को फॉलो करते हुए हम मिनिमम टैक्स जो है वो हम पे करेंगे लीगली, तो उसको हम बोलेंगे टैक्स प्लानिंग। ओके, अब यहाँ पर हो गया टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एविजन। ओके, तो टैक्स एविजन क्या होता है, तो ये जो टैक्स एविजन होता है वो इलीगल होता है, एंड टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगल होता है। एंड इसी तरह से यहाँ पर टैक्स प्लानिंग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करेगी तो मे बी उनको ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर कंपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करती है, तो सबसे पहले डिडक्शन का यूज़ करती है। जितने भी डिडक्शन उनके अंडर अवेलेबल होते हैं वो सारे डिडक्शन का यूज़ करती है। सेकंड जो है वो है एग्जेम्पशन का प्लान करके, एग्जेम्पशन जितने भी होते हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं कि कितने एग्जेम्पशन मिलते हैं, उससे भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। एंड 3 नंबर जो है वह है प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके, अगर कंपनी जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करती है तो भी यहाँ पर टैक्स में बेनिफिट होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है उसको फॉलो करके जो कंपनी होती है वो अपना टैक्स जो है वो प्लान करती है ताकि टैक्स लीगली कम हो सके, इलीगली यहाँ पर नहीं होता है। टैक्स प्लानिंग यहाँ पर लीगली ही कम होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा लीगली प्रोसेस है, जिससे कंपनी जो है वो अपना टैक्स जो है वो कम से कम पे कर सके, एंड वो भी लीगली।
तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, एंड पर इसको हम और भी आसान शब्दों में सीखेंगे कि ये जो कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, एंड इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।